शफात अली की बेटी फैसलाबाद के एक कॉलेज में प्रोफेसर है और वो ये भी जानते थे कि वो इन दिनों फैसलाबाद में थी। कॉलोनी से उसके अगवा की खबर सबके लिए हैरत का बायस बनी थी। फिर ये सोचा कि मुमकिन है वो उस शाम फैसलाबाद से आई हो और घर पहुंचने से पहले ही किसी ने उसे अगवा कर लिया हो। लेकिन जब पुलिस नासर अली को समीना के अगवा के इल्जाम में पकड़कर ले गई तो लोगों को उससे ज्यादा हैरत हुई थी। और फिर यह बात भी किसी मुअम्मे से कम नहीं थी कि समीना ने एक रात किसी और आदमी के साथ नासर अली के घर पर गुजारी थी। मामला बेहद पेचीदा था और लोग उसे समझने से कासिर थे। नासर अली को थाने ले जाकर समीना और नौलखा के बारे में सरसरी सी बाज़पुरस की गई। अभी बाज़पुरस जारी थी कि इलाके में किसी कत्ल की इतला मिली और एसएचओ पुलिस पार्टी को लेकर जाए वगुआ की तरफ रवाना हो गया। उसने मुअर्रिर से कह दिया था कि नासर अली को हवालात में बंद कर दे, वो वापिस आकर इससे वाल कुरस करेगा। और फिर रात 2-2:30 बजे एक आदमी उसे थाने से चुरा कर ले गया था। वो आदमी उसके लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुआ था। उसे घर छोड़कर गया था। रास्ते में ना तो नासर अली ने उसे कुछ पूछा था और ना ही उस शख्स ने खुद अपने बारे में बताया था। वो उसे घर छोड़कर चला गया था। दरवाजे पर उतारते उसने सिर्फ इतना कहा था कि अब पुलिस उसे परेशान नहीं करेगी। इस वाक़े को कई रोज गुजर गए थे। पुलिस ने वाकई उसे परेशान नहीं किया था, लेकिन शफात अली से उसके ताल्लुकात में अच्छी खासी कशीदगी पैदा हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। और फिर आज रात वो कलसूम के साथ बैठा टीवी देख रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। वो कमरे से निकलकर बाहर आ गया। उसने जैसे ही बाहर का दरवाजा खोला, 2 आदमी ने उसे मुंह खोलने का मौका दिए बगैर दबोच कर सामने खड़ी हुई कार में बिठा लिया। उन दोनों के पास पिस्तौल थे। उन्होंने नासर अली को धमकी दी थी कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे गोली मार दी जाएगी। तीसरा आदमी स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था। उसने फौरन ही कार आगे बढ़ा दी। ये पुलिस वाले नहीं थे। अगर पुलिस वाले होते तो उसे इस तरह ना उठाते। वो इन दोनों के दरमियान सैंडविच बना बैठा था। उसने एक मर्तबा उनसे पूछा भी था तो वो हैं कौन और उसे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा उसके ज़हन में ये ख्याल भी उभरा था कि उसे शफात अली ने तो इस तरह हुआ नहीं करवाया। शफात अली की इस किस्म के लोगों से ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन मामला उसकी बेटी का था और वो कुछ भी कर सकता था। हो सकता है उसके दिल में ये बात आई हो कि पुलिस ने तो उसे शायद रिश्वत लेकर छोड़ दिया था और अब वो उसे बदमाशों के जरिए अगवा करके खुद उससे बेटी के बारे में पूछना चाहता था। कार शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई गुलमर्ग वाली नहर के किनारे एक शानदार कोठी में दाखिल हो गई। नासर अली का ख्याल था कि यहाँ उसे शफात अली से सामना करना पड़ेगा, मगर शफात अली की बजाय एक और आदमी उसका मुंतजिर था। वो था माजा गुजर। उस रात 9 लाख जमीना को लेकर तुम्हारे घर आया था। माजा गुज्जर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। हाँ, नासर अली ने जवाब दिया, लेकिन मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि समीना तुम्हारे ही मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी की बेटी है? माजे ने उसे घूरा। मैं जानता था, नासर अली ने कहा। पहले मैं ये समझा था कि 9 लाख उसे अगवा करके लाया है। मैंने और मेरी बीवी ने उसे कहा था कि वो अपने घर चली जाए या हम खुद उसे छोड़ आते, लेकिन समीना ने हमें मना कर दिया था और हमारे सामने हाथ जोड़ दिए थे कि उसके घर वालों या मोहल्ले में किसी को भी पता ना चले कि वो यहाँ मौजूद है। बाद में मुझे 9 लाख ने बताया कि वो किसी केस में फैसलाबाद पुलिस को मतलूब है और पुलिस से बचने के लिए भाग कर आई है। वो अपने किसी और जानने वाले के यहाँ जाना चाहती थी और 9 लाख उसे छोड़ने आया था। वो किसके पास जाना चाहती थी? माजिद गुज्जर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, नासर अली ने जवाब दिया। 9 लाख सुबह सवेरे ही कहीं चला गया था और 5-5:30 बजे के लगभग आकर उसे ले गया था, लेकिन समीना के बाप ने रास्ते में उन्हें देख लिया। उसने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका और बाद में रिपोर्ट लिखवा दी कि उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया है। पुलिस ने यह मालूम कर लिया कि वो मेरे घर से गए थे। पुलिस वाले मुझे पकड़कर ले गए। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि समीना अपने घर नहीं जाना चाहती थी। वो अपनी मर्जी से 9 लाख के साथ फैसलाबाद से आई थी और अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। उसे किसी ने अगवा नहीं किया था। 9 लाख उसे लेकर कहाँ गया था? माजे गुज्जर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, नासर अली ने नफी में सारी लाया। उसने इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया था। उसका कोई ठिकाना तो तुम्हें मालूम होगा। हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, लेकिन 9 लाख में से किसी के घर नहीं जाता। वो लोग इसे पसंद नहीं करते, नासर अली ने जवाब दिया। उसका कोई दोस्त यहाँ वो रह सकता हो? माजे ने पूछा। उसके दोस्त भी मुनशियात बेचने वाले ही हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, नासर अली ने कहा। उस रात तुम्हें थाने से कौन छुड़ा कर लाया था? माजे गुज्जर ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं उस शख्स को नहीं जानता। उस रात मैंने जिंदगी में पहली बार उसे देखा था। वो मुझे थाने से छुड़ा कर घर छोड़ गया था और कहा था कि पुलिस अब मुझे परेशान नहीं करेगी। यह कैसे हो सकता है कि एक शख्स रात 2-2:30 बजे तुम्हें पुलिस से छुड़ा कर लाया हो? उसके लिए उसने 5-10 हज़ार रुपए रिश्वत भी दी हो और तुम उसे जानते ही ना हो।
माजिद गुज्जर ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता, नासिर अली ने कहा। उसका उलिया क्या था? गुज्जर ने पूछा और नासिर अली ने जो उलिया बताया उसे सुनकर माजिद गुज्जर के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा भाई नासिर अली। माजा गुज्जर अपनी जगह से उठकर उसके सामने आ गया। बात यह है कि मुझे ये मालूम करना है कि नौलखा कहाँ छुपा हुआ है। अब तक तो मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत से बातें करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं अपनी जबान से बात करूंगा। जबान से ज्यादा मेरे और इन दोनों के हाथ चलेंगे। मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ। अगर तुमने नौलखे का ठिकाना बता दिया तो ठीक है, बसूरत दीगर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं सच कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता कि नौलखा कहाँ है। नासिर अली ने जवाब दिया, तुम्हारे पास 45 सेकंड बाकी हैं, अच्छी तरह सोच लो। माजिद गुज्जर ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता। नासिर अली अकलाया, उसके चेहरे पर खौफ उभर आया था। तुम्हारे पास वक्त खत्म हो चुका है, माजिद गुज्जर ने कहा। अब हम अपनी जबान में बात करेंगे। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। गुल्लू, जब तक ये नौलखे का पता ना बताए उस वक्त तक इसकी ठुगाई करते रहो। और तुम भी एक बात याद रखो, मैं इनकार नहीं सुनना चाहता। तुम्हें इजाजत है कि जो तरीका पसंद करो वो इस्तेमाल करो इस पे। क्यों वो एक कांगरी पहलवान, क्या इरादा है? गुल्लू नपे तुले कदम उठाता हुआ नासिर अली के सामने आ गया। मैं कुछ नहीं जानता। नासिर अली रो पड़ा। गुल्लू चलने में उसकी तरफ देखता रहा। फिर अचानक उसने नासिर अली के मुंह पर जोरदार गुंसा रसीद कर दिया। गुंसा मुंह पर सामने से लगा था। नासिर अली को यूं लगा जैसे किसी वर्दी हथौड़े से जरब लगाई गई हो। उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। उसके सामने के एक दांत टूट गया था। उसके मुंह से खून बह निकला और वो लड़खड़ा कर पीछे गिर गया। अभी सिर्फ एक दांत टूटा है। गुल्लू उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे सारे दांत इस तरह तोड़ने के बाद तुम्हारे हाथों और पैरों के नाखून उखाड़ दूंगा। और अगर इसके बाद भी तुमने जबान नहीं खोली तो तुम्हारे जिस्म से गोश्त के टुकड़े काट काट कर बाहर कुत्तों को डाल दिए जाएंगे। अंदर आते हुए वो कुत्ते देखे थे ना तुमने, बड़े खूनख्वार कुत्ते हैं। इंसान का गोश्त तो बड़े शौक से खाते। मैं सच कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं ये अल्फाज नहीं सुनना चाहता। गुल्लू ने उसे बालों से पकड़कर उठा लिया और दूसरे हाथ से एक बार फिर उसके मुंह पर जोरदार घुंसा मारा। नासिर अली बुरी तरह चीखा। उसके सामने का एक और दांत टूट गया था। गुल्लू ने उसके बाल छोड़कर इस मर्तबा उसके कान पर घुंसा मारा। नासिर अली चकरा कर गिरा। एक लम्हे को उसे यूं लगा जैसे उसके कान में बम्बों के धमाके हो रहे हों। वो ज़ीबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिलाया और फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उसका कान का पर्दा फट गया था और खून बह निकला था। और फिर गुल्लू के हाथ पैर चलते रहे। नासिर अली के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां गुल्लू की ठोकरें और गुंजे ना पड़े हों। नासिर अली पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़प रहा था, लेकिन फिर बेहिसो हरकत हो गया। वो बेहोश हो गया था। इसे होश में लाओ और मालूम करो कि नौलखा कहाँ है, माजिद गुज्जर ने कहा। नौलखा इसका रिश्तेदार है और नौलखा यकीनन ये जानता है कि शारिक और समीना कहाँ होंगे। वो नासिर अली को आधे घंटे बाद होश में लाने में कामयाब हो सके थे। तशद्दुद का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। इस मर्तबा गुल्लू पलास से उसके हाथों के नाखून उखाड़ने लगा, लेकिन नासिर अली इस मर्तबा ज्यादा देर तक तशद्दुद बर्दाश्त न कर सका और कुछ देर तड़पने के बाद एक बार फिर बेहिसो हरकत हो गया। वो लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस मर्तबा कामयाब न हो सके क्योंकि वो खत्म हो चुका था। इसकी लाश यहाँ से दूर ले जाकर नहर में फेंक दो, माजिद गुज्जर ने कहा। उसके चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी। कुछ देर बाद गुल्लू और दूसरा आदमी नासिर अली की लाश बोरी में डालकर ले गए और माजा गुज्जर खामोश बैठा सोच रहा था कि नौलखा शारिक और समीना को कैसे तलाश करे। अब तक उसकी हर कोशिश नाकाम रही और कम से कम 4 आदमी इस चक्कर में उसके हाथों मारे जा चुके थे, मगर उसे मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला था। हर कोशिश में नाकामी के बाद उसकी मायूसी में कुछ और इजाफा हो जाता और इस वक्त भी उसका चेहरा मायूसी की अमाजगाम बना हुआ था। शफात रही अजीब सूरत-ए-हाल से दो चार था। समीना ने जो कदम उठाया था उससे वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। वो ना सिर्फ उस महल्ले में बल्कि पूरे खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। जब पहली मर्तबा कॉलोनी के गेट पर समीना से आमना सामना हुआ था, उस वक्त अगर वो उसके साथ घर आ जाती तो शायद ये बात ना फैलती और वो कोशिश करके दीगर मसाइल पर भी काबू पा सकता था। लेकिन समीना तो उसके हाथ ही नहीं आई थी। बिलाकर मायूस होकर उसने पुलिस में समीना के अरवा की रिपोर्ट लिखवा दी थी। शफात अली ने रिपोर्ट में वादे तौर पर यह लिखवाया था कि उसकी बेटी फैसलाबाद के एक गर्ल कॉलेज में प्रोफेसर है। शायद वो छुट्टी पर घर आई थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसे अगवा कर लिया गया। लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला। शफात अली के लिए इंकिशाफ खासा सनसनीखेज साबित हुआ था कि समीना ने रात उसी कॉलोनी में नासिर अली नामी एक शख्स के घर गुजारी थी। नासिर अली और उसकी बीवी ने यह बयान दिया था कि समीना आधी रात के बाद नौलखा के साथ आई थी। वो अपने घर जाने को तैयार नहीं थी
बल्कि उसने सख्ती से मना कर दिया था कि इस कॉलोनी में किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। पुलिस नासिर अली को ले गई थी, लेकिन आधी रात के बाद वो वापस आ गया था और इससे पहले कि वो मुकामी पुलिस से इस सिलसिले में दरियाफ्त करता कि नासिर अली को क्यों छोड़ा गया है, कि फैसलाबाद पुलिस के 2 आदमी उसके घर पहुंच गए। उनमें एक एएसआई था, दूसरा कांस्टेबल। उनके साथ मुकामी पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल भी था। शफात अली नहीं समझ सका था कि फैसलाबाद की पुलिस क्यों आई है, लेकिन जो इंकिशाफ हुआ वो खासा सनसनीखेज था। क्या आपको मालूम है कि आपकी बेटी समीना बीबी फैसलाबाद में बाल नापसंदीदा सरगर्मियों में मुलव्वस रही है? एएसआई ने कहा, नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। शफात अली ने कहा, वो एक तालीम याफ्ता लड़की है, कॉलेज में प्रोफेसर है, अच्छे बुरे की तमीज कर सकती है। वो इस किस्म की कोई बार नहीं कर सकती जिससे उसकी अपनी या उसके माँ बाप की इज्जत पर हर्फ आता हो, लेकिन वो ऐसा कर चुकी है। एएसआई ने कहा, चंद रोज पहले पुलिस ने कब्रिस्तान में कायम मुनशियात के अड्डे पर छापा मारा तो वहां से समीना बीबी की एक किताब और एक रजिस्टर मिला था जिस पर उनका और कॉलेज का नाम तहरीर था। राब्ता तयन करने पर समीना बीबी ने एक उज़र पेश कर दिया जिसे वक्ती तौर पर तस्लीम कर दिया गया, लेकिन आप जानते हैं कि पुलिस आसानी से किसी बात पर यकीन नहीं करती। हमारी तफ्तीश जारी रही और इसी दौरान उस मुनशियात के अड्डे से मुतसिल एक वर्कशॉप के मालिक मोहम्मद यूसुफ को कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल नोदक का नाम भी एक शख्स ने किया था, लेकिन तफ्तीश के दौरान ये इंकिशाफ हुआ कि जिस रोज मुनशियात के अड्डे पर छापा पड़ा था उस वक्त समीना बीबी उस अड्डे पर मौजूद थी और अपनी किताब और रजिस्टर भूलकर उस वर्कशॉप की तरफ फरार हुई थी और यूसुफ नामी उस मोटर मैकेनिक ने फरार में उसकी मदद की थी। मजीद तफ्तीश पर इंकिशाफ हुआ कि मोहम्मद यूसुफ ने समीना को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। वो उसके घर गया था, उसे अगले रोज बेदर्दी से उसे कत्ल कर दिया गया। पुलिस की तहकीकात जारी रही और मजीद इंकशाफात होते चले गए। एक दिलचस्प इंकिशाफ ये भी हुआ तो उससे कई रोज पहले समीना ने एक ऐसे शख्स को अपने घर में पनाह दी थी जो इस इलाके में एक कत्ल करके भागा था। वो जख्मी था और पुलिस उसके ताकुब में थी। पुलिस को समीना के दरवाजे पर खून के निशान मिले थे और शुबा था कि वो जख्मी मफरूर उस घर में पनाह लिए हुए है, लेकिन समीना बीबी ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ कोई नहीं आया। बेल्ले वालों की इतला के मुताबिक बाद में एक नौजवान को समीना के घर में देखा गया जिसे समीना ने अपना कजन बताया कि वो कारोबारी सिलसिले में लाहौर से आया हुआ है। वो नौजवान कई रोज वहां रहा, फिर समीना बीबी अचानक ही वो मकान छोड़कर तारकाबाद की एक कोठी में मुंतकिल हो गई। इस दौरान यूसुफ मकैनिक के कत्ल की तफ्तीश के दौरान ये इंकिशाफ हुआ कि उस कत्ल में समीना भी मुलव्वस हो सकती है और अब हम इस कोठी पर पहुंचे तो पता चला कि समीना एक आदमी के साथ कार में बैठकर कहीं जा चुकी है। ये बात हमें सामने वाली कोठी में रहने वाले एक शख्स ने बताई थी, तो इत्तफाक से उस वक्त अपनी कोठी के बरामदे में खड़ा था। अस्वीर लैम्प की रोशनी में उस शख्स ने समीना के साथ कार में दूसरे शख्स को भी देख लिया था। वो फैसलाबाद का बदनाम मुनशियात फरोश 9 लखा था। हो सकता है मकैनिक यूसुफ के कत्ल में समीना बीबी मुलव्वस ना हो और अपने घर में पनाह देने वाले जख्मी मुल्जिम की धमकियों में आकर उसने अपनी जबान बंद रखी हो, लेकिन समीना की इस तरह फरार होना उसे कानून की नजरों में बचकूक बना रहा है। हमने आज सुबह ही समीना के कॉलेज से यहाँ का एड्रेस लिया था, लेकिन जब मुतलका थाने में पहुंचे तो सूरत कुछ ज्यादा ही संगीन निकली। क्या आप बता सकते हैं कि यह सब है क्या? आपको अपनी बेटी की इन सरगर्मियों के बारे में पहले से कोई इल्म था? अगर मुझे उस पर किसी किस्म का शुबा होता तो मैं उसकी नौकरी छुड़वा कर घर ले आता। शफात अली ने जवाब दिया, मुझे तो खुद भी हैरत है कि यह सब कुछ कैसे हो गया। उसने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हाँ, एक बात मुझे याद आ रही है, चंद रोज पहले उसने मुझे खत लिखा था कि मैं 1-2 रोज करके उसके पास आ जाऊं, वो कोई जरूरी बात करना चाहती है। मैं फैसलाबाद गया था, लेकिन मेरे पूछने पर भी उसने कोई बात नहीं बताई थी। शायद उसने इरादा बदल दिया था और कहा था कि वो उदास हो गई थी। उसने मुझे ये भी कहा था कि उसकी एक दोस्त अपने वालिदैन के साथ मुल्क से बाहर जा रही है। वो कम से कम 2 साल तक मुल्क से बाहर रहेंगी। वो अपनी कोठी किसी को किराए पर नहीं देना चाहते, ना ही खाली छोड़ना चाहते हैं। समीना के बकौर उन्होंने पेशकश की थी कि अगर वो चाहे तो उनकी अदम मौजूदगी में उस कोठी में रह सकती है। समीना ने मुझसे इजाजत मांगी थी। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो कोठी किसी आदमी ने समीना के नाम पर किराए पर ली थी और 1 साल का किराया भी एडवांस दिया गया था। एएसआई ने कहा, मुझे इस सिलसिले में कोई इल्म नहीं। शफात अली ने कहा, देखिए शफात साहब, एएसआई ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, हो सकता है कि समीना बीबी उस शख्स की धमकियों से खौफजदा होकर उन लोगों का साथ देने पर मजबूर हो, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर समीना बीबी अब भी अपने आप को कानून के हवाले कर दे तो उसके बचने के इम्कानात हैं। उसका दिफा किया जा सकता है। आधे वो बराह रास्त किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं है तो कानून उसे तहफ्फुज़ फराहम कर सकता है। ऐसी सूरत में समीना बीबी के लिए बेहतर यही है कि वो खुद पेश हो जाए। अगर आप कोशिश करें तो ये मसला हल हो सकता है। मैं कैसे कोशिश कर सकता हूँ? शफात अली ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, वो तो मेरे मुंह पर कालक मरकर पता नहीं कहाँ चली गई है।
ठीक है, एएसआई ने कहा, आप अपनी तरफ से कोशिश जारी रखिए, हम अपनी तरफ से कोशिश जारी रखेंगे। शमीना के हाथ में बेहतर तो यही है कि वो खुद पेश हो जाए। इस तरह कानूनी तौर पर उससे कुछ रियायतें भी मिल सकती हैं। अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी तो बात दूसरी होगी। शफाअत अली ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले चले गए थे, लेकिन शफाअत अली को अंगारों में धकेल गए थे। शमीना के बारे में एएसआई की इंकशाफात यकीनन बहुत सनसनीखेज थे। शमीना ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद जब कॉलेज में मुलाजमत की ख्वाहिश का इजहार किया था तो शफाअत अली ने उसकी मुखालफत की थी, लेकिन शमीना की जिद और मां की हमायत की वजह से उसे अपने फैसले पर नजरसानी करनी पड़ी थी। 1 साल लाहौर में मुलाजमत के बाद जब शमीना का तबादला फैसलाबाद हो गया तो शफाअत अली ने उस वक्त फिर मुखालफत की थी। लाहौर में रहते हुए मुलाजमत करना और बात थी, लेकिन वो जवान बेटी को शायद बाहर में ही भेजना चाहता था। लेकिन शमीना की मां फिर आड़े आई थी। उसका मौकफ था कि फैसलाबाद में उनके कई रिश्तेदार थे, वो उसका ख्याल रखेंगे। शमीना चंद हफ्ते बाद रिश्तेदारों की हाँ रही, फिर उसने अलग मकान ले लिया। कभी शफाअत अली और कभी उनका बेटा नदीम फैसलाबाद के चक्कर लगाता रहता था, लेकिन शफाअत अली को क्या पता था कि उनकी बेटी किसी ऐसे चक्कर में फंस जाएगी जो उन्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। कई रोज गुजर गए थे, शमीना का कोई सुराग नहीं मिला था और ना ही उस आदमी का पता चला था जिसे उस रोज शमीना के साथ टैक्सी में देखा गया था। शमीना की मां तो रो रो कर पागल हो गई थी। उसने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया था। निकलती भी कैसे, इस सदमे ने तो उसे चारपाई पर डाल दिया था। शमीना का भाई नदीम भी कॉलेज से आने के बाद बहुत कम घर से बाहर निकलता था। उसने भी दोस्तों से मिलना छोड़ दिया था। जाहिर है उसमें किसी की बातें सुनने की ताब तो नहीं थी। शफाअत अली भी दफ्तर से आने के बाद घर ही में महदूद होकर रह जाते और आज माजा गुज्जर नामी वो शख्स उसे एक नई कहानी सुना दिया था। उसके कहने के मुताबिक शमीना लाहौर में थी और मुनशियात के एक बहुत बड़े स्मगलर के साथ रह रही थी। माजे गुज्जर के कहने के मुताबिक वो एक आदमी को अपने हाथों से भी कत्ल कर चुकी थी। माजे गुज्जर की बातें सुनकर शफाअत अली कांप उठा था। फिर फैसलाबाद के एएसआई के कहने के मुताबिक शमीना अपने आप को कानून के हवाले कर भी दे तो अब उसके बचने का कोई इम्कान नहीं था। माजा गुज्जर को शफाअत अली नहीं जानता था, लेकिन उसकी बातों से अंदाजा होता था कि वो भी कोई अच्छा आदमी नहीं था और किसी खतरनाक इरादे ही से यहाँ आया था। उस आज शफाअत अली एक लम्हे को नहीं सो सका था। वो रात भर शमीना के बारे में सोचता रहा कि वो इन जराइम बेजा लोगों के चुंगल में किस तरह फंस गई थी। वो तो ऐसी लड़की नहीं थी। ये भी नहीं सोचा जा सकता था कि वो किसी नशे की आदी हो गई हो। उसे तो हर किस्म के नशे से शदीद नफरत थी। शफाअत अली को अच्छी तरह याद था कि 1 साल पहले शमीना ने अपने छोटे भाई नदीम को सिगरेट पीते हुए देख लिया था। उसने उसकी वो दुनाई की थी कि उसके बाद नदीम ने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था। सुबह 8 बजे शफाअत अली दफ्तर जाने के लिए तैयार हुए तो पता चला कि मोटरसाइकिल का पिछला पहिया पंक्चर है। नदीम कानत जा चुका था, वरना उसको पंक्चर लगवाने के लिए भेज देते। शमनवाल मोटर पंक्चर लगाने वाली एक दुकान थी। शफाअत अली मोटरसाइकिल को घसीटते हुए वहां तक ले गए। दुकान एक ही जी और 3 गाहक पहले ही से मौजूद थे और काम करने वाला भी एक ही आदमी था। इस तरह जब शफाअत अली की मोटरसाइकिल तैयार हुई तो 10 बजने वाले थे। दस्ते से खासी देर हो चुकी थी। वो मोटरसाइकिल पर बैठकर चुबुर्जी की तरफ रवाना हो गए। एडी ऑफिस का रास्ता चुबुर्जी ही से होकर गुजरता था। चुबुर्जी का चौक पार करके वो जैसे ही चंद कदम आगे निकले, उनकी बस स्टॉप पर खड़े हुए लोगों की तरफ नजर उठ गई। एक लड़की पैंट शर्ट में एक आदमी के साथ खड़ी थी। बाल मर्दाना वदे के कटे हुए थे। दौलतमंद घरों की लड़कियां फैशन के नाम पर न जाने किन रास्तों पर चल निकली थी। लेकिन जैसे ही वो चंद गज आगे निकले, शफाअत अली के दिमाग में झमाका सा हुआ। पैंट शर्ट में मलबूस उस लड़की का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा था। उन्होंने मोटरसाइकिल रोक ली और लड़की की तरफ देखते हुए मोटरसाइकिल वापस मोड़कर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। शफाअत अली के चेहरे पर इस वक्त बड़े अजीब से तासरात थे जिन्हें कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। वो उस लड़की के सामने खड़े हो गए। वो शमीना थी।